हाँ बच्चों, तो आज हम लोग 12th चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर 4 करेंगे स्टार्ट। इसमें हम लोग आज करेंगे बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में जो पहली प्रॉपर्टी है चार्ज की वो है एडिटिविटी। एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सेकेंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की बेसिकली तीन प्रॉपर्टी होती हैं। ये तीन प्रॉपर्टी हैं, एडिटिविटी, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस और कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें बात करेंगे इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी की, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस की। हाँ बच्चों, तो एडिटिविटी की मतलब एडिटिविटी की मीनिंग क्या होती है कि क्या हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज को आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके लिए एक बॉडी एज्यूम की, बॉडी एक जो चार्ज बॉडी है। ठीक है, मान लो इस बॉडी का जो चार्ज है वो है 10 कूलाम। ठीक है बच्चों, तो कूलाम जो है चार्ज की ही एसआई यूनिट है जिसको हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे डिटेल में फिर से। तो हमने एक बॉडी कंसीडर की जिसका चार्ज है 10 कूलाम। तो अगर मैं इसको एक चार्ज देता हूँ, लाइक मैंने मान लो इसको एक 2 कूलाम का चार्ज पार्टिकल इसमें मैंने इसमें ऐड किया ऐड, तो अब इस नई बॉडी का अब इस बॉडी का नया चार्ज कितना होगा। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि इस बॉडी का अब नया चार्ज होगा 10 कूलाम प्लस 2 कूलाम, दैट इज 12 कूलाम। तो 10 प्लस 2 कूलाम इज इक्वल टू 12 कूलाम। ठीक है ना, तो इस रिजल्ट ने ये शो किया कि चार्जेस आपस में ऐड हो सकते हैं, एंड दैट इज वाई, इसलिए इलेक्ट्रिक चार्ज की एक प्रॉपर्टी बन गई एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो फिर से एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में हमें ये समझाया गया कि चार्जेस आपस में ऐड हो सकते हैं। ये तो थी एक बात। दूसरी बात ये कि चार्जेस को जब हम आपस में ऐड करेंगे तो चार्जेस किस रूल को फॉलो करेंगे, क्योंकि एडिशन के बहुत से तरीके हैं। हम लोग किसी भी चीज़ को मैथमेटिकली भी ऐड कर सकते हैं, स्केलर्स के तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, वेक्टर के तरीके से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन चार्ज को हम किस तरीके से ऐड करेंगे, तो उसके लिए हम लोगों ने चार्ज की प्रॉपर्टी देखी। ठीक है ना, तो हम लोगों ने ये देखा कि क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए जब भी हम चार्जेस को आपस में ऐड करेंगे तो ये स्केलर रूल को फॉलो करेंगे। तो चार्जेस ऑलवेज एडेड इन द मोड ऑफ स्केलर एडिशन। तो यहाँ से आपको दो बातें समझनी है कि द चार्जेस कैन बी एडेड टुगेदर, चार्जेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, और चार्जेस जब भी ऐड होंगे तो स्केलर रूल को फॉलो करते हुए ऐड होंगे। ओके बच्चों, तो अब हम इसको नोट कर देते हैं यहाँ पर। द इलेक्ट्रिक चार्जेस can be added together and since the electric charge is a scalar quantity, therefore it follow the rule of scalar एडिशन। ठीक है बच्चों, तो जब भी हम चार्ज को ऐड करेंगे आपस में तो चार्जेस स्केलर रूल के अकॉर्डिंगली ऐड होंगे। जैसे कि अगर एक चार्ज है Q, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3, तो जब भी तीनों को हमें ऐड करना होगा आपस में तो कैसे ऐड होंगे ये, तो आंसर है ये ऐड होंगे Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस एंड सो ऑन। तो ये था बच्चों हमारा एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस में। तो इसमें कुछ ज़्यादा खास ऐसा कुछ नहीं था,
ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी पे, एंड दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। ओके बच्चों, अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की मीनिंग क्या होती है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस की मीनिंग होती है क्वांटिटी ऑफ चार्जेस से, कि हम किसी बॉडी को कितना चार्ज कर सकते हैं, कितना चार्ज एक बॉडी को हम कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है ना, और हम जानते हैं कि कोई भी बॉडी, कोई भी मटेरियल छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होता है। ठीक है बच्चों, मैं फिर से आपसे पूछता हूँ कि एक बॉडी को अगर आप डिवाइड करते हुए जाएंगे तो वो लास्ट पार्टिकल कौन सा होगा जिसके बाद बॉडी का डिवीजन पॉसिबल नहीं है? द बॉडी कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, उसके बाद बॉडी डिवाइड नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी बॉडी को डिवाइड करते जाएंगे, कट करते जाएंगे उसको 2 पार्ट में, 4 पार्ट में, 10 पार्ट में, 1000 पार्ट में, 1,00,000 पार्ट में, तो एक ऐसा पार्टिकल आएगा जिसके बाद उसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है। वो जो पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बाद हम किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मटेरियल का डिवीजन नहीं कर सकते। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन इज द फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मटेरियल। ओके, तो द फंडामेंटल particle of any material is electron। ठीक है, अच्छा ठीक है बच्चों, तो किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मटेरियल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन। और जब एक इलेक्ट्रॉन चलता है, जब किसी भी बॉडी से हम एक इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ चार्ज को कैरी करता है, चार्ज। ठीक है बच्चों, अब एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है अपने साथ? तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन को हम लोग स्मॉल ए से भी करते हैं रिप्रेजेंट। तो फिर से चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × -19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन इतना चार्ज अपने साथ कैरी करता है। अब क्योंकि चार्ज के पास नेगेटिव साइन होता है तो इसलिए हम लोग इसके आगे एक माइनस लगा सकते हैं, माइनस। ठीक है, ये माइनस सिर्फ ये शो करता है कि हम किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन जब भी निकलता है तो कितना चार्ज कैरी करता है? वो 1.6 × -19 कूलम, इतना चार्ज कैरी करता है। अब मैं आता हूँ फिर से इस टॉपिक पे। देखो बच्चों, एक मैंने लिया मटेरियल, ठीक है। अब एक बात तो अब हम जानते हैं कि अगर एक मटेरियल जो अनचार्ज बॉडी है, जैसे मान लो ये बॉडी क्या है अभी? अनचार्ज बॉडी, एक बॉडी जो अनचार्ज बॉडी है, ठीक है बच्चों, तो उसके पास जितने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे उतने ही उसके पास पॉजिटिव चार्जेस होंगे। तो जितने इसके पास नेगेटिव चार्जेस हैं उतने ही इसके पास पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका नेट चार्ज कितना हो गया? 0। नेट चार्ज हो गया इसका 0। अब अगर मैं इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता हूँ, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चों, तो इस बॉडी पर अब नेट चार्ज कितना होगा? तो फिर से इसके पास अगर 10 पॉजिटिव चार्जेस थे तो 10 क्या थे इसके पास? नेगेटिव चार्जेस। और मैंने इसमें से अगर एक माइनस चार्ज निकाल दिया तो इसके पास एक प्लस चार्ज एक्सेस कर गया, इसके पास एक प्लस चार्ज बढ़ गया। तो इसलिए इस बॉडी पर अब नेट चार्ज कितना हो गया बच्चों? इस बॉडी पर अब नेट चार्ज हो गया चार्ज प्लस 1.6 × -19 कूलम। ठीक है बच्चों, अच्छा। अब ऐसे ही मैं अगर इस बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन, अब इस बॉडी के पास कितना प्लस चार्ज डेवलप हो गया? तो आंसर है प्लस 3.2 ×
19 कूलम। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस तो हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ मैग्नीट्यूड की। ठीक है बच्चों, अब मान लो कि मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकालता हूँ बाहर एक, तो इस बॉडी के पास अब कितना चार्ज डेवलप होगा? तो आंसर है 4.8। ठीक है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, तो 4.2 इसका इस पर चार्ज होगा डेवलप। अब इसको छोड़ो और आप मेरे एक क्वेश्चन पे ध्यान दो जरा। मैंने आपसे पूछा कि अगर किसी मटेरियल से हम 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो उस मटेरियल पे कितना चार्ज डेवलप होगा? तो आंसर है उसके पास प्लस 4.8 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे अगर एक चीज़ पूछूं कि एक बॉडी के पास चार्ज है 2.5 10⁻⁻19 कूलम, एक बॉडी के पास इतना चार्ज है 2.5 10⁻⁻19 कूलम, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन मैंने उसमें से निकाले? ठीक है, तो 2.5 ये, अब जरा यहाँ देखो आप, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो कितना चार्ज? 1.6, दो निकलते हैं तो 3.2। ठीक है, और ये जो नंबर है 2.5 ये 1.6 और 3.2 के बीच में आ रहा है। इसके लिए क्या पॉसिबल है? इतने चार्ज के लिए पॉसिबल क्या है कि मुझे एक बॉडी से, इतने चार्ज के लिए पॉसिबल क्या है कि मुझे एक बॉडी से एक पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा और एक आधा इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो इसलिए किसी भी बॉडी को इतना चार्ज करना पॉसिबल नहीं है। दिस इज एन इनवैलिड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन वैलिड नहीं है। कोई भी बॉडी कम से कम कितना चार्ज होगी? 1.6, उसके बाद इतना, उसके बाद इतना, उसके बाद एंड सो ऑन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल में हम किसी भी बॉडी को चार्ज नहीं कर सकते। तो किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए कम से कम आपको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या 2 या 3 या उसके मल्टीपल चाहिए आपको। तो बच्चों इसका मतलब यह है कि जब भी हम किसी बॉडी को चार्ज करेंगे, चार्ज ऑन अ बॉडी, चार्ज को हम लोग कैपिटल Q से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट या स्मॉल q से भी कर सकते हैं रिप्रेजेंट। फिर से किसी भी बॉडी को अगर हमें चार्ज करना होगा चार्ज, तो उसको या तो हम 1 × V करेंगे या ट्वाइस × V करेंगे या थ्राइस × V करेंगे या n × V करेंगे। n × E ये है क्वांटिटी ऑफ चार्ज। ठीक है बच्चों, और इसमें n क्या है? 1 2 3 4 5 6, ये फ्रैक्शनल नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर नंबर है, इंटीजर। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना हमेशा किसी भी बॉडी को हम कितना चार्ज करेंगे? Q = NE। अब इसके आगे हम चाहें तो प्लस और माइनस भी लगा सकते हैं। वो क्यों? वो इसलिए कि अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी तो उस बॉडी के पास प्लस पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, और अगर एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी तो उसके पास नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो प्लस माइनस सिर्फ इसलिए लगाया है, ये दिखाने के लिए कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है या बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। बाकी समझने वाली बात यह है कि कोई भी बॉडी कितना चार्ज अपने अंदर डेवलप करेगी, तो आंसर है n × E। ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मीनिंग। ओके बच्चों, हाँ बच्चों, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हम लोग एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं ताकि आप उसको समझ जाएं अच्छे से। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट आप समझ जाएं अच्छे से। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखो जरा। अ कॉम ड्रॉन थ्रू पर्सन हेयर ऑन अ ड्राई डे cause 10⁻22 electron to leave the person hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. ठीक है बच्चों, तो एक पर्सन ने एक कॉम लिया और अपने बालों से इसको फेरा, तो उस कॉम पे जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने आए? 10⁻22। इतने इलेक्ट्रॉन उस पर्सन के हेयर से शिफ्ट होकर कॉम पे आते हैं। तो कॉम पे क्योंकि इतने इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो कॉम पे कितना चार्ज डेवलप हो चुका है, उस चार्ज का हमें निकालनी है क्वांटिटी या उसका चार्ज का हमें निकालना है मैग्नीट्यूड। तो करते हैं बच्चों इसको हम लोग। हाँ बच्चों, तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बच्चों?
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। हाँ बच्चों, ट्रांसफर इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 10⁻22। इतने इलेक्ट्रॉन बच्चों शिफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, हमें निकालनी है क्वांटिटी ऑफ चार्जेस। तो सिंस क्वांटिटी ऑफ चार्जेस क्वांटिटी ऑफ चार्ज, ठीक है ना, ऑन कॉम, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज को हम लोग क्यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो क्यू और क्वांटिटेशन का फॉर्मूला हमसे क्या बोलता है कि क्यू इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। तो ये मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर जिस बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं उस बॉडी पर नेगेटिवली चार्ज डेवलप होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हुआ क्या कि जब कॉम को सर से फेरा गया तो उस कॉम पर इलेक्ट्रॉन आते हैं हेयर से ट्रांसफ़र होकर कॉम पर शिफ्ट होते हैं, तो इसलिए कॉम पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो यहाँ पे आप लगा दो साइन माइनस का। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन थे बच्चों? 10⁻22 और ई क्या था? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। उसकी क्वांटिटी यहाँ पे लिख दो आप, माइनस 10⁻22 इंटू में चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 1.6 10⁻−19 कूलम। अब इसको आप लोग सॉल्व कर दो यहाँ से, तो माइनस पावर 22 पावर 19, तो कितना हो गया ये? 1.6 10⁻3 कूलम। ठीक है बच्चों, 10⁻3 कूलम। इतना चार्ज उस कॉम पे डेवलप होगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसे ही न्यूमेरिकल्स मैंने आपको असाइनमेंट में दे रखे हैं, और जिसको नहीं पहुंचे मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा असाइनमेंट्स, वहाँ से आप इस पे रिलेटेड आप उसके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व कर लेना। ओके, अब आते हैं हम इसकी थर्ड क्वांटिटी पे, थर्ड प्रॉपर्टी पे। ओके, हाँ बच्चों, तो थर्ड जो इसकी प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है बच्चों, ये थर्ड प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। अच्छा, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि ये इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हमसे ये कहता है कि इस यूनिवर्स का चार्ज ज़ीरो है। इस यूनिवर्स में जितने चार्जेस हैं उतने चार्जेस कांस्टेंट रहेंगे, कंजर्व रहेंगे। ना तो हम इस यूनिवर्स से एक चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही इस यूनिवर्स में हम एक चार्ज डेवलप कर सकते हैं। तो वी कांट डिस्ट्रॉय एनी चार्जेस, वी कांट डेवलप एनी चार्ज। द क्वांटिटी ऑफ चार्ज, द चार्जेस रिमेन कंजर्व, रिमेन कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इस लॉ का, इस प्रॉपर्टी की ये मीनिंग है, द चार्जेस कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। ओके बच्चों, तो मैंने आपसे क्या कहा कि कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस का मतलब है कि इस यूनिवर्स का जो चार्ज है वो कंजर्व रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एक बॉडी पर हम चार्ज डेवलप करते हैं, मान लो कि एक बॉडी पे हमने कहा कि एक बॉडी पर हमने चार्ज डेवलप कर दिया प्लस 1.6 10⁻−19 कूलम, तो ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, तो अगर एक बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो इसका मतलब है कि किसी दूसरी बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या अपने इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है ना, बिना इसके हम चार्ज डेवलप नहीं कर सकते। जब हम दो बॉडी को रब करते हैं आपस में, तो अगर ये चार्ज डेवलप होता है दोनों बॉडी पे, तो इसका मतलब है कि एक बॉडी ने अपने इलेक्ट्रॉन या तो लूज़ किए होंगे या तो एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। हम अलग से नए चार्जेस को डेवलप या नए चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये था कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज की मीनिंग। बाकी अब इसकी स्टेटमेंट आप नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, लिखिए।
this law, yeah, the law of conservation of electric charges state that the total charge of an isolated system remain conserved. The total charge of an isolated system remain conserved or constant. Next para. The electric charge can neither be created nor destroy. They can only be transferred from one body to another body. ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। वैसे इन तीनों में जो सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है वो सेकंड प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में। इसी से हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं एग्जाम में। ओके बच्चों, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ बच्चों, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक है कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन कूलम्ब्स लॉ को स्टार्ट करने से पहले आप एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म पहले समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी आप समझ लीजिए। उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है बच्चों, ओके। तो परमिटिविटी की मीनिंग, परमिटिविटी एक्चुअली मीडियम की एक प्रॉपर्टी होती है, मीडियम का एक गुण होता है। परमिटिविटी ये डिसाइड करती है कि एक इलेक्ट्रिक चार्ज किसी दूसरे इलेक्ट्रिक चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई कर पाएगी। परमिटिविटी ये डिसाइड करती है कि एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई कर पाएगी। ठीक है बच्चों, इसको ज़रा आप ऐसे समझिए कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, ए बॉडी, और एक मेरे पास दूसरी बॉडी है बी। ये बॉडी मान लो ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो नेचर क्या होता है इन बॉडी का कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी ऑब्वियसली। ठीक है, तो इस बॉडी से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है बच्चों, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, अब इस बॉडी से कितनी फील्ड लाइन निकलेंगी सामने वाली बॉडी को पकड़ने के लिए, तो ये डिसाइड करता है कि इनके बीच में कौन सा मीडियम है, इनके बीच में ये कौन सा मीडियम है। ये मीडियम करेगा डिसाइड कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर कितना फोर्स लगा पाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस मीडियम के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो ये डिसाइड करती है? तो आंसर है, उसका नाम है परमिटिविटी। परमिटिविटी किसी भी मीडियम की ये डिसाइड करती है कि एक चार्ज बॉडी दूसरे चार्ज बॉडी पर कितना फोर्स अप्लाई कर पाएगी, और इसीलिए हर मीडियम की परमिटिविटी की वैल्यू अलग अलग होती है, हर किसी की वैल्यू अलग अलग होती है। इसको ना आप और थोड़ा सा सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं। देखो बच्चों कैसे, मैं फिर से करता हूँ स्टार्ट, कि मान लो मेरे पास एक बॉडी है, ये एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज, और मेरे पास फिर से एक बॉडी है नेगेटिवली चार्ज बी। अब ये बॉडी, अभी हमने मान लो कि इस बॉडी को लिया है एयर में, एटमॉस्फेरिक एयर में हमने इसको ले रखा है। ठीक है ना, इस सराउंडिंग में हमने इसको ले रखा है दोनों बॉडी को, और ये बॉडी इस दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाती है अट्रैक्शन का। ये फोर्स इनके बीच में मान लो 100 न्यूटन। 100 न्यूटन से ये बॉडी पॉजिटिवली बॉडी नेगेटिवली बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, अच्छा, अब ये एयर में था। अब मान लो कि मैंने इन दोनों के बीच में एक दूसरा मीडियम लेके आ गया, ये मैंने मीडियम चेंज कर दिया इन दोनों के बीच में। ठीक है, दिस मीडियम मे बी अ प्लास्टिक बॉडी, मे बी अ माइका। ठीक है, ये बॉडी कुछ भी हो सकती है इनके बीच में। तो मान लो मैंने इनके बीच में एक ये मीडियम मैंने इनके बीच में चेंज कर दिया, और इस मीडियम की जो परमिटिविटी वैल्यू है, परमिटिविटी वैल्यू का सिंबल होता है ये एप्सिलॉन। तो मान लो इसका जो एप्सिलॉन है या परमिटिविटी वैल्यू है वो है 10।
ठीक है बच्चों। अब इन दो बॉडी के बीच में जो मैंने मीडियम रखा, उस मीडियम की परमिटिविटी वैल्यू है 10। तो अब इन दोनों के बीच का फोर्स चेंज होगा, तो आंसर है यस, इन दोनों के बीच का फोर्स अब चेंज हो जाएगा। ठीक है, पहले इनके बीच का फोर्स था कितना, 100 न्यूटन। अब क्योंकि बीच में एक मीडियम आ चुका है जिसकी परमिटिविटी वैल्यू कितनी है 10, तो ये मीडियम क्या करेगा, इनके दोनों के बीच के फोर्स को 10 टाइम्स कम कर देगा, 10 टाइम्स। ठीक है बच्चों, अब नया फोर्स कितना बचेगा इनके बीच में, अब नया फोर्स बचेगा इनके बीच में 10 न्यूटन। तो यहाँ क्या देखा आपने कि फोर्स क्या हो गया, रिड्यूस हो गया फोर्स। ठीक है, ये होती है स्ट्रेंथ परमिटिविटी की, ये होती है मीनिंग परमिटिविटी की। जब हम मीडियम चेंज कर देते हैं तो मीडियम की जो परमिटिविटी वैल्यू है, ये परमिटिविटी वैल्यू ही डिसाइड करती है कि एक चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स लगा पाएगा। ठीक है, और इसी को हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ के टॉपिक में। ठीक है, कूलॉम्स लॉ के टॉपिक में अगर आपको डिफाइन करना है परमिटिविटी तो आप डिफाइन कर सकते हैं, इसको आप डिफाइन कीजिए बच्चों। लिखिए इसमें when two charges are placed in any medium other than air, then the force between them is greatly affected, full stop. The permittivity is a property of medium which determine the electric force between the two charges situated in that medium। ठीक है बच्चों, तो डेफिनेशन से आपको समझ में आ गया होगा कि परमिटिविटी एक मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो ये डिटरमाइन करती है कि दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। ठीक है बच्चों, अब इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ में। तो अब हम लोग कूलॉम्स लॉ करते हैं स्टार्ट। हाँ बच्चों, तो अब हम बात करेंगे कूलॉम्स लॉ की। ठीक है बच्चों, तो इसको लिखने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में आप जान लो कि जो कूलॉम्स लॉ है, इन्होंने हमें दो चार्ज के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड बताया कि दो चार्जेस आपस में कितना फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये तो हम जानते हैं कि प्लस प्लस दोनों रिपेल करेंगे आपस में और प्लस माइनस अट्रैक्ट करेंगे आपस में। तो ये रिपल्शन और अट्रैक्शन का जो फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये बताया हमें कूलॉम्स लॉ ने सबसे पहले। ये तो हो गई इनकी एक बात। दूसरी बात ये कि कूलॉम्स लॉ एक्चुअली न्यूटन से इंस्पायर्ड थे, तो न्यूटन की ही थ्योरी को इन्होंने फॉलो किया और उन्हीं की थ्योरी से उन्होंने अपना ये लॉ बनाया। ठीक है बच्चों, तो और एक्चुअली जो न्यूटन्स का जो लॉ था वो पॉइंट मास के लिए था। आपको याद होगा, आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 11th क्लास में। ठीक है, कि एक पूरी बॉडी का मास हम उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर उसको हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट मानते हैं और सारे लॉस न्यूटन्स के मैकेनिक्स के हम लोग उस पॉइंट ऑब्जेक्ट पे ही अप्लाई करते हैं। सिमिलरली इसी तरह से कूलॉम्स ने भी एक बॉडी का चार्ज एक पॉइंट में कंसीडर किया और एक दूसरी बॉडी का भी चार्ज उसके पॉइंट में कंसीडर किया और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है उसकी उन्होंने हमें एक कैलकुलेशन दी, उसकी उन्होंने हमें एक इक्वेशन दी। तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि कूलॉम्स का लॉ पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल है बच्चों। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इन्होंने हमें क्या दिया, इन्होंने हमें स्टेटमेंट क्या दी कूलॉम्स ने, इन्होंने हमसे कहा देखो बच्चों, दिस स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस। यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो लॉ था ये पॉइंट चार्ज के लिए एप्लीकेबल था। फिर से, दिस लॉ स्टेट दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। ठीक है बच्चों, तो पहली लाइन की स्टेटमेंट थी उसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों उसको हम लिखेंगे ऐसे, द फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू
जैसे मान लो कि बेटा यहाँ देखो आप लोग, मान लो कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक Q1 और एक Q2, और मान लो कि इनके बीच का डिस्टेंस है R। ठीक है बच्चों, तो इनकी जो फर्स्ट लाइन की स्टेटमेंट क्या होगी, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस। मतलब जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल है इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। ठीक है, आपको शायद याद आ गया होगा कि ये न्यूटन्स का ही ग्रेविटेशनल लॉ था, वहाँ उन्होंने मास यूज़ कर रखा था, यहाँ कूलम्ब्स ने चार्ज यूज़ कर रखा है। ठीक है बच्चों, अब दूसरी स्टेटमेंट क्या है इसकी, द फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका मतलब ये है कि इनके बीच का जो फोर्स है वो इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और ऐसे कोई भी लॉ जो स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं उन्हें हम कहते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ, इन्वर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है बच्चों, तो ये 2 स्टेटमेंट थी कूलम्ब्स की। फर्स्ट कि चार्ज का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उसका स्क्वायर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स के मैग्नीट्यूड के। नाउ अब दोनों ही स्टेटमेंट को हम लोग कंबाइन कर देंगे। उससे पहले आप लोग ये नोट कर लेना बच्चों, नोट करने के लिए आप वीडियो पॉज कर लेना। ओके, अब आते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं आगे। फिर से हमने 2 पॉइंट चार्ज लिए Q1 और Q2, और मान लो इनके बीच का डिस्टेंस है R। अब इन दोनों के बीच का जो फोर्स होगा वो चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा एक, और दूसरी बात ये इनके डिस्टेंस के इन्वर्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। नाउ दोनों को कंबाइन कर दिया हम लोगों ने, कंबाइनिंग दैम F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये हमारी बन गई कंबाइन फॉर्म। अब ये प्रोपोर्शन हटेगा तो एक कांस्टेंट टर्म आएगी। ओके, इसको हमने लिखा, इस कांस्टेंट को हमने मान लो K लिखा, तो K इंटू में Q1 इंटू में Q2 अपॉन में R का स्क्वायर। तो ये अपने पास आ गई इसकी फाइनल इक्वेशन कूलम्ब्स की। ठीक है बच्चों, तो ये अपने पास 2 चार्ज के बीच का फोर्स की इक्वेशन आ गई। अच्छा, अब यहाँ से हमें एक्सप्लेन करना है कि ये K क्या है, इस K की मीनिंग क्या है, इस K की मीनिंग क्या है K। तो इस K को हमने नाम दिया कूलम्ब कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, इस K को हमने नाम दिया कूलम्ब कांस्टेंट। ओके, अब इस K की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना था, फाइंड आउट कि ये K किस किस पे डिपेंड करता है, ये K किस पे डिपेंड करता है। तो अब आते हैं हम लोग अपने उसी टॉपिक पे, परमिटिविटी पे। ठीक है बच्चों, तो ये जो K है, ये K मीडियम पे डिपेंड करता है। यस, अगर हम लोग मीडियम चेंज कर देंगे तो ये K की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम मीडियम चेंज नहीं करते तो थ्रू आउट द मीडियम, एक ही मीडियम में ये K कांस्टेंट रहेगा, सेम रहेगा। तो ये कूलम्ब कांस्टेंट है किसी भी एक मीडियम के लिए, लेकिन अगर हम लोग मीडियम चेंज कर देंगे तो ये K की वैल्यू भी चेंज हो जाती है, ये K की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। अब मीडियम के पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो इस K की वैल्यू को चेंज कर देती है। मैं फिर से बोलता हूँ, मीडियम के पास वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो K की वैल्यू को चेंज कर देती है। तो आंसर है मीडियम के पास होती है परमिटिविटी। परमिटिविटी सिंबल है इसका एप्सिलॉन। तो मीडियम की परमिटिविटी K की वैल्यू को चेंज कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि इस K में और इस परमिटिविटी में कोई रिलेशन है आपस में। ठीक है बच्चों, तो इनके बीच का जो रिलेशन है वो हमने निकाला कि K इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन, ये हमने निकाला रिलेशन। ठीक है, इसको आपको ड्राइव नहीं करना है, बस आपको इसको समझना है कि जो रिलेशन है ये इसकी वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन। तो आपने देखा यहाँ पर कि कूलम्ब कांस्टेंट और परमिटिविटी में क्या रिलेशन है, आंसर है इन्वर्स का रिलेशन है इनके बीच में।
इन्वर्स का। अब परमिटिविटी की जो वैल्यू होगी किसी भी मीडियम की जो वैल्यू होती है परमिटिविटी की, वो यहाँ पुट कर देंगे। ठीक है, पाई पता है हमें, 4 पता है हमें, इस सब को हम कैलकुलेट करके अपना के निकाल लेंगे और के को यहाँ पुट करके इसमें यूज़ करके हम अपना फोर्स इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इतना मुश्किल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, बहुत ही आसान है ये। अभी धीरे धीरे आप समझ जाओगे कि कितना ईजी है, कितना सिंपल है ये। तो फिर से अब मैं इस के को यहाँ पुट करता हूँ और अपने इक्वेशन को पूरी करता हूँ मैं। तो फिर से तो फोर्स की हमारी जो नई इक्वेशन है वो क्या बनेगी अब, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये हमारी बन गई फोर्स की एक कंप्लीट इक्वेशन बन गई फोर्स की। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस परमिटिविटी की वैल्यू को हम लोग पुट करके ये पूरी वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अच्छा तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले आप एक बात सोचिए कि इस यूनिवर्स में ऐसा कौन सा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी सबसे कम है, जो सबसे रेयर सबसे पतला मीडियम है। तो हम लोगों ने जब देखा तो हम लोगों ने क्या देखा कि इस यूनिवर्स में वैक्यूम एक ऐसा मीडियम है जिसकी परमिटिविटी सबसे कम है, वैक्यूम। क्योंकि उसके बाद वैक्यूम के बाद जो भी मीडियम आता है वो इससे हैवी होता है, वैक्यूम से हैवी होता है। ठीक है बच्चों, तो इसीलिए हम लोगों ने सबसे पहले वैक्यूम की परमिटिविटी निकाली, वैक्यूम की परमिटिविटी कैलकुलेट की हम लोगों ने। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बताऊंगा कि बुक में वैक्यूम की जगह फ्री स्पेस भी लिखा जाता है, फ्री स्पेस। वो इसलिए क्योंकि वैक्यूम की मीनिंग होती है नथिंग, कुछ नहीं। ठीक है, तो जहाँ पर भी आप लोग देखो वैक्यूम, वहाँ पे आप लोग फ्री स्पेस भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, क्योंकि अभी तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि इस यूनिवर्स में क्या रियल में वैक्यूम है या कुछ और भी है। ठीक है ना, क्योंकि वैक्यूम का मतलब होता है नथिंग, बट इस यूनिवर्स में कुछ तो है, तो इसलिए हम लोगों ने उसका नाम फ्री स्पेस भी रख दिया। तो खैर आप इसके कन्फ्यूजन में मत पड़ना। तो जहाँ पे भी आप देखो वैक्यूम, वहाँ पे आप लोग फ्री स्पेस भी लिख सकते हैं। तो बुक में अगर फ्री स्पेस आता है तो आप समझ जाना कि हम वैक्यूम की ही बात कर रहे हैं। अब आता हूँ मैं फिर से। तो हमें 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले फ्री स्पेस की परमिटिविटी निकाली या वैक्यूम की परमिटिविटी निकाली हम लोगों ने। मैं बच्चों से रब कर रहा हूँ, इसको नोट करने के लिए आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना आप। ओके हाँ बच्चों, तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम को हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन 0 से। ठीक है बच्चों, एप्सिलॉन के यहाँ लगा देना 0। इसको हम लोग एप्सिलॉन 0 भी पढ़ते हैं, एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो जहाँ पर भी हम ये देखेंगे अपनी बुक में एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट, समझ जाना कि वो किसकी परमिटिविटी है, फ्री स्पेस की या वैक्यूम की परमिटिविटी है। और अच्छा, अब इस परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू कितनी होती है, तो आंसर है 8.854 10⁻⁻12। ठीक है बच्चों, 10⁻⁻12 ये इसकी वैल्यू है। अब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू तो ये रही। ठीक है बच्चों, और कूलाम कांस्टेंट क्या था अपने पास, कूलाम कांस्टेंट के इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पाई पता है, 4 पता है, इसको कैलकुलेट किया, हमारा आंसर आया 9 × 10⁹ ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। ठीक है, तो अब अगर दो चार्जेस फ्री स्पेस में हैं या दो चार्जेस वैक्यूम में हैं तो उनके बीच का फोर्स कितना होगा बच्चों, तो फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन फ्री स्पेस
या वैक्यूम इज F इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 या एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसकी वैल्यू कितनी है 9 न्यूटन की पावर 9। तो यहाँ पुट कर दीजिए आप लोग। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास अल्टीमेट इक्वेशन आ गई है, दो चार्ज के बीच का फोर्स का मैग्नीट्यूड। अब आप कहेंगे कि सर अगर हम दो चार्जेस को एयर में लेके आते हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर एयर में रहते हैं, हवा में रहते हैं हम लोग, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो एयर का एटमॉस्फेयर है। तो अगर हम लोग दो चार्जेस को एयर में लेके आते हैं तो एयर की परमिटिविटी क्या होगी? तो मैं आपको ये कर दूं क्लियर कि बच्चों एयर की परमिटिविटी और वैक्यूम की परमिटिविटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर वैक्यूम की परमिटिविटी जितनी होती है उससे बहुत ही कम डिफरेंस है एयर की परमिटिविटी में। इसीलिए जब चार्जेस एयर में होंगे या वैक्यूम में होंगे या फ्री स्पेस में होंगे तो आपको एक ही इक्वेशन यूज़ करनी है, तो कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है आपको इसमें। ठीक है बच्चों, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। हाँ, कन्फ्यूज़न तब होगी या प्रॉब्लम तब होगी जब हम लोग एयर के बाद कोई मीडियम चेंज कर देंगे, हम लोग वाटर मीडियम में आ जाएंगे, हम लोग इनके बीच में प्लास्टिक मीडियम रख देंगे, हम लोग इनके बीच में कोई और मीडियम रख देंगे, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बच्चों, प्रॉब्लम मतलब तब हमें थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा इसको लेकर। लेकिन अगर दो चार्जेस वैक्यूम में है, फ्री स्पेस में है, एयर में है, तो आपको यही इक्वेशन यूज़ करनी है दो चार्ज के बीच फोर्स निकालने के लिए। ठीक है बच्चों, ये तो थी यहाँ तक की बात। अच्छा, अब हम बात करेंगे अगर हम लोग अपना मीडियम चेंज कर दें तो परमिटिविटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लेना। अब हम आते हैं आगे। हाँ बच्चों, अब हम आगे इसी को कंटिन्यू करते हैं फिर से। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर दो चार्जेस एयर में हैं, ठीक है बच्चों, तो उनके बीच में फोर्स कितना होगा? फिर से इन एयर या वैक्यूम। तो दो चार्ज के बीच का फोर्स होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब अगर हम बात करते हैं किसी मीडियम में, इन मीडियम, तो फोर्स की इक्वेशन क्या होगी बच्चों? यहाँ पे मैं लिखूँगा FM, ये FM मतलब हम किसी मीडियम में हैं अब। ओके, इक्वेशन क्या होगी हमारी? 4 पाई एप्सिलॉन M। ये एप्सिलॉन M का मतलब है कि ये उस मीडियम की परमिटिविटी है जिस मीडियम में हम हैं। ये मीडियम कुछ भी हो सकता है बच्चों, वाटर एंड प्लास्टिक एंड एनीथिंग। ओके, तो क्योंकि यहाँ पे हमने एक मीडियम लिया है इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है एप्सिलॉन M। अच्छा, चार्जेस में हमने कुछ चेंज नहीं किया है तो इसको हमें ऐसे ही लिखना है ये। ठीक है बच्चों, अब हमें इस फोर्स इन मीडियम को डिवाइड करना है इससे। फिर से डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम। तो ये वैल्यू आप लोग नोट कर दीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन M Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब जो इसमें कॉमन टर्म है वो आप काट दीजिए। तो ये एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन इन मीडियम और एप्सिलॉन इन फ्री स्पेस। ये आपके पास ये आ गई इक्वेशन बच्चों। तो अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इसे आप लोग नोट कर लेना वीडियो पॉज करके। यहाँ देखिए बच्चों, F
अपॉन में मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन इन मीडियम एप्सिलॉन ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है बच्चों, अब ये जो टर्म है, जो आप ये टर्म देख रहे हैं, इस टर्म को, इस रेशो को हमने एक नाम दिया। इस रेशो को हमने नाम दिया रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी बच्चों, ठीक है। और इसका सिंबल हमने दिया ER, ठीक है। और इस रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो नाम हैं, एक रिलेटिव परमिटिविटी और एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जब हम लोग इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं तो इसका सिंबल हम लिखते हैं K। तो आपको अगर कहीं K मिल जाए, ठीक है, या ये मिल जाए ER, तो समझ जाना कि हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी की बात कर रहे हैं। और रिलेटिव परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ द मीडियम और परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस का रेशियो होता है। ठीक है बच्चों, अब मैं इसको रब कर दूँ इस पार्ट को। तो मैंने आपसे अभी क्या कहा कि जो इसका रेशियो था इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब जरा यहाँ देखिए बच्चों आप लोग, F फोर्स इन फ्री स्पेस, फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू ER या K। ठीक है बच्चों, अब यहां से आपको ये टर्म निकालनी है, बस ये टर्म F अपॉन में FM इज इक्वल टू ER। ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, ठीक है। क्योंकि आपको जब मीडियम की परमिटिविटी गिवन होगी तो वो परमिटिविटी के टर्म में नहीं होगी, वो रिलेटिव परमिटिविटी के टर्म में होगी, ठीक है। इसको आप ज़रा ऐसे समझो कि मान लो हम एक मीडियम में हैं, मान लो कि हम वाटर में हैं, वाटर, ठीक है। और वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी होती है, रिलेटिव परमिटिविटी इज 80। अब हमसे कहा गया कि अगर वाटर की रिलेटिव परमिटिविटी 80 है तो वाटर में जब हम लोग दो चार्जेस को लेके जाएंगे तो उसमें फोर्स की वैल्यू पे क्या चेंज आएगा, फोर्स की वैल्यू में कितना चेंज आ जाएगा अगर हम लोग दो चार्जेस को वाटर में लेके जाएंगे बच्चों, ठीक है। तो जरा यहाँ देखो आप लोग, इस एक एग्जांपल से आप काफ़ी बातें समझ जाएंगे। देखो बच्चों, हम आते हैं अब इस इक्वेशन पे। मान लो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फोर्स अपॉन में फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। हम जानते हैं क्या, सिंस द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर इज 80, इज 80, तो फोर्स इन मीडियम किसके होगा इक्वल, ये तो आंसर है F अपॉन में 80। मतलब जितना फोर्स फ्री स्पेस में था उससे हमारा जो नया फोर्स है मीडियम में वो 80 टाइम्स रिड्यूस हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अभी आपने क्या देखा कि मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है उसको हम लोग एक्चुअल फोर्स से डिवाइड कर देते हैं। तो मीडियम की ये जो वैल्यू होती है रिलेटिव परमिटिविटी, इतना ही टाइम्स फोर्स आपका रिड्यूस हो जाता है बच्चों। तो ये तो आप लोग नोट कर लेना, ठीक है बेटा। बच्चों वीडियो पॉज करके अब मैं इस इक्वेशन को कंप्लीट करता हूँ। हाँ बच्चों जरा यहाँ देखो, हम जानते थे इन एयर या वैक्यूम द फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर एंड इन मीडियम में फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बच्चों, FM इज इक्वल टू 1/4 पाई। हाँ बच्चों, तो इन अ मीडियम, किसी मीडियम में अगर हम हैं तो फोर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में 4 पाई
एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये जो है एप्सिलॉन इन मीडियम, इसकी हम बात करते हैं अगर, तो एज वी नो दैट सिंस रिलेटिव permittivity is epsilon upon epsilon of medium, epsilon in free space upon में is equal to relative permittivity of any medium। तो अब ये epsilon in medium ये किसके होगा इक्वल बच्चों, epsilon 0 इंटू में relative permittivity of the medium। अब बच्चों आप लोग इस एप्सिलॉन इन मीडियम की जगह आप लोग ये इक्वेशन पुट कर दो यहाँ पर, ठीक है बच्चों। देयरफॉर फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू में रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम इंटू में Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो अब आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है फोर्स की अगर दो चार्जेस किसी दूसरे मीडियम में हो बच्चों, बस इतना ही आपको समझना था इस क्लास में, ठीक है। अब देखो इसमें हमें कितनी सारी बातें पता हैं, जैसे कि 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 ये पता है हमें कितना होता है 9 इंटू 10⁹, और Q पता होगा, Q2 पता होगा, R पता होगा हमें, और ये जिस मीडियम की वैल्यू होगी एप्सिलॉन R जिस मीडियम की वैल्यू होगी है, यहाँ पुट कर देंगे हम अपने फोर्स को किसी भी मीडियम में कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर में इसके बाद के टॉपिक करेंगे स्टार्ट।